जैसे मैं दुबई में गया ना, तो दुबई में मुझे एक हिंदू मिला, उस वक्त मैं बेडशीट की एक्सपोर्ट करता था। तो हिंदू ने मुझे कहा कि तुम ना तूड़ी बेचते हो, तुम घास बेचते हो। बुनियाद होती है अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए जो इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझी जा रही है, वो समझी जा रही है कि अगर आपको टेक, अगर आप गाय बन जाते हैं ना, आप मेट्रो पे चले जाएं, चेज़अप पे चले जाएं, आप कैरेफोर पे चले जाएं, जितने भी मल्टीपल बड़े स्टोर्स है ना, जब आप इन स्टोरों में दाखिल होंगे ना, तो आप देखेंगे फ्रंट डेस्क के ऊपर जो चीजें पड़ी होंगी वो सबसे सस्ती होंगी, और इतनी सस्ती होंगी कि आपकी जो मोहल्ले की करियाने की दुकान है ना, वहां पे साबुन वो आपको मिल रहा होगा, फर्ज कर लो कि 30 रुपए का, और वहां पे प्राइस लिखी होगी 28 रुपीज, 2 रुपए का सस्ता। तो वो फौरी तौर पर हमारे माइंड को सेट कर देते हैं कि यार ये तो हमने तो यहाँ से तो चीजें सस्ती मिलती हैं, तो बाकी शॉपिंग भी वहां से कर लेते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका जद्दी पुश्ती कई नस्लों से बिजनेस है। इसके बावजूद वो अपने बच्चों के बारे में मशवरा लेने आए हुए थे कि जी इनके बच्चे, हमारे बच्चे जो है ना, वो क्या करें। आपने आईटी का एक इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, वर्क स्पेस आपके पास, आईटी के लोग बैठे हुए हैं, तो मल्टीपल बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, तो आप हमारे बच्चों को गाइड करें। तो सारे बिजनेस में इतना तजर्बा रखने के बावजूद, प्रोडक्ट को जानने के बावजूद, पैसे वाले होने के बावजूद, अब जितने भी बिजनेस मैन हैं वो अब इस बात के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों को बिजनेस के अंदर जो है ना, वो आईटी स्किल को जो है ना वो सिखाएं। आईटी के बगैर आप कोई भी बिजनेस ना बड़े लेवल के ऊपर ना उरूज पे नहीं जा सकता। आप पहले वक्तों में दुकान कपड़े की बना लेते थे, कुछ कपड़े का कारखाना बना लेते थे, और उस वक्त आपकी एक मखसूस मार्केट होती थी, आपके पास कई कई सालों के ग्राहक लगे होते थे, वो आपके पास आते थे, चीजें खरीद के जाते थे। तो मार्केट पहले ना आपकी थी लिमिटेड, और आप जानने वालों के पास या आपकी शहर में पहचान थी या अपने इलाके में पहचान थी, तो आप बिजनेस में कामयाब थे, या आपके पास पैसा ज्यादा था, तो आप जो है ना उस पैसे के अंदर आप खेल कर पैसे को बना लेते थे। अब जितने भी पुराने बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, अगर उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न जो है ना जितना भी आईटी की सोर्सेज हैं, मार्केटिंग का शोबा है, वेबसाइट का शोबा है, अगर इन्होंने उसको साथ नहीं लिया, तो ये अपने बिजनेस में ना डेली जो है ना थोड़ा थोड़ा करके बैकआउट कर रहे हैं। आप देखें, जब से जो है ना ये पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, और उनकी जगह पे नए बिजनेस ने ना वो जगह ले ली है। हत्ता कि जो लोग आईटी के अंदर इन चीजों को समझते हैं ना, उन लोगों ने ये किया कि उन्होंने 1 रुपया भी की भी प्रोडक्ट खुद की नहीं बनाई। जो लोग बिजनेस में चल रहे हैं, कामयाब हैं, और वो अपनी चीजों को बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने उनके बिजनेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अपना पैसा कोई नहीं लगाया, और अपने एक प्लेटफॉर्म मल्टीपल लोगों को बिजनेस देकर वहां से उन्होंने अरबों रुपए कमा लिया, करोड़ों रुपए कमा लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जैसे Booking.com एक ऐप है। अब Booking.com के ऊपर जो है ना लोगों ने अपने घर, दफ्तर, फ्लैट, जितने भी है ना होटल और गेस्ट हाउसेज और मल्टीपल चीजें जो है ना वो रेंट के ऊपर लगाई हुई हैं। अब Booking.com की अपनी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई प्लाजा है, ना दफ्तर है, ना कोठी है, तो उन्होंने एक ऐप को डिजाइन किया, उस ऐप को लॉन्च किया, उस ऐप की एडवर्टाइज की, उस ऐप के अंदर लोगों को रजिस्टर्ड किया, उसके बेनिफिट्स बताए और लोगों का माइंड सेट किया, और उसके ऊपर जो है ना कस्टमर के लिए अलग डिस्काउंट लिए, और जो जिनकी होटल हैं या जिनकी जो है ना प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों को अलग इंसेंटिव दिए, और अपने ऐप की इंपॉर्टेंस मार्केट में इतनी हाइप क्रिएट की कि लोग उस ऐप को यूज करते हैं। तो उस ऐप को यूज करने से उनको ये फायदा हुआ है कि वो शुरू में लोग उसको जब इस्तेमाल करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई इतना खास बिजनेस नहीं है। तो फिर वक्त ने ये साबित किया कि उस ऐप के जरिए से अब वो बैठे महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हालांकि उनके एक रूम भी उनके अपनी जाती प्रॉपर्टी में नहीं है। और इसने होटल बिजनेस को बड़ा डैमेज किया है। रेस्टोरेंट जो ना जितने भी जो है ना बड़े बड़े होटल थे वो बंद हो गए। इसी तरीके से Airbnb एक ऐप है, वो भी पूरी दुनिया में जो है ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी जाते हैं लोग, घरों के अंदर 1-2 कमरे, हर एक घर में एक आधा कमरा कोई स्पेयर पड़ा होता है, लोगों ने उसको जो है ना उसके ऊपर लगा दिया और वहां से वो उस ऐप को कमा रहे हैं। तो एक तो बिजनेस की टेक्निक ये है कि आप जैसे पहले लोग ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, तो अब ऐप के जरिए से जो है ना वो ट्रैवल की जितनी भी टिकट्स और जो है ना वीजे और इनके जरिए से वो बुक करवा लेते हैं। इसी तरीके से पहले वो डॉक्टरों के पास खुद चलकर जाते थे, अब उनके पास ऐप्स आ गई हैं कि डॉक्टर की जो है ना कंसल्टेशन जो है ना और
डॉक्टर की रिजर्वेशन, पूरी मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में, अपने शहर में जो अच्छा डॉक्टर है उसको यहीं घर पे बैठे आप सर्च करते हैं, उसके रैंकिंग देखते हैं वो कितनी ग्रेडिंग में चल रहा है, और वो गूगल बता देता है कि वो डॉक्टर की ये रैंकिंग है, ये फीस है, इतने बजे अवेलेबल है, ये स्पेशलाइजेशन है, ये डिग्रीज हैं, आज तक इतने क्लाइंट्स ने इस डॉक्टर को विजिट किया, ये उनकी व्यूज हैं, ये उनकी जो है ना, तो वो सारी जो है ना वो ऐप के जरिए से बैठा हुआ, जो ऐप वाला बंदा है वो आईटी के शोबे का है और वो पीछे अपने बंद कमरे में, बंद दफ्तर में बैठा हुआ, वो उसके जरिए से डॉक्टर से भी फीस ले रहा है, उसको जो है ना ऐड के जरिए से डॉक्टर को वो रजिस्टर्ड करके। ऐसे ट्रेवलिंग का बिजनेस है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने फ्लाई पाकिस्तान के नाम से ऐप बनाई कि पाकिस्तान में आपने कहीं पे भी विजिट करना है, आप कोई होटल चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई आपको पिकनिक स्पॉट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, वहाँ पे फूड कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, सिक्योरिटी कैसी है, तो वो उसके अंदर से उसको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो एक तो ये है कि आप पहले खुद जो है ना प्रोडक्ट खरीदें, पैसा लगाएं, चीजें बनाएं और फिर उसको बेचें। एक आईटी वाले ये स्मार्ट लोग होते हैं, ये स्मार्ट वर्क के जरिए से ऐसा जो है ना ये निज़ाम चलाते हैं कि ये चलते बिजनेस को उसमें रजिस्टर्ड करते हैं। और जैसे लोगों की कम्युनिटी, जैसे आप हमारे सोशल ऐप देखे ना, टिकटॉक, फेसबुक, ये क्या चीज है, इन्होंने कोई साइंस तो इजाद नहीं की, इन्होंने लोगों की एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी है। ऐसे जो एप्स का बिजनेस है और ये जो वेबसाइट का बिजनेस है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेस की कम्युनिटी क्रिएट कर दी है और उस कम्युनिटी क्रिएट करने से इनको ये हुआ कि लोग जो है ना उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी फिर वो अपने ऐप की, अपनी वेबसाइट की वो ऐड चला के और वहां से जो है ना वो सारे बिजनेस को अंडर वन प्लेटफॉर्म करके तो लोगों से मल्टीपल जो है ना बिजनेस को कोलैबोरेट करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं और यूं वो पैसा कमाते हैं। इसलिए अब अपने बच्चों को आप प्रोडक्ट सिखाना कि कपड़ा कैसे बनता है, जूती कैसे बनती है और जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें कैसे बनती हैं, वो कैसे बनती हैं, तो ये लेबर वर्क, फिर क्लैरिक, हमने अपनी सारी जितनी भी जनरेशन है उनको हमने क्या सिखाया, पहले हमने उसको जो है ना मैट्रिक, FA, BA, फिर क्लर्क भर्ती, फिर सिपाही भर्ती, फिर सरकारी मुलाजिम, फिर जो है ना प्राइवेट जॉब, ये चीजें सिखा के हमने उनको टेक्निक सिखाई नहीं है कि मॉडर्न दौर में आगे आपने पैसा कैसे कमाना है। तो इससे ये एक नुकसान हुआ है कि जितने भी मॉडर्न अप्रोचेज है ना पैसा कमाने की, वो हमारी यंग जनरेशन, जितनी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग ये फ्रेश ब्लड है, उनको पता ही नहीं है कि हमने इस कम्युनिटी को कैसे इकट्ठा करना है। जब तक हमें पता लगता है उस वक्त तक लोग इन एप्स को इतना यूटिलाइज करके पैसा कमा चुके होते हैं और बाकी जो है ना तूड़ी और भूसा और जो है ना वो जैसे चूसी अम्बी का रस नहीं होता, बाकी इतना नफा बच जाता है, उससे जो है ना हम कहते हैं जी अब तो इसमें कोई नफा ही नहीं है और हम जो है ना बहुत पीछे रह जाते हैं। मैंने कराची के मेमनों में देखा, कोई 30 साल पहले, 40 साल पहले ये जो कैन के अंदर पेप्सी की बोतलें आती थी ना, और उस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैन, 40 साल पहले कैन जो है ना बहुत शॉर्ट होता था, कैन की बोतल मिलती नहीं थी, हम लोग वो शीशे वाली बोतल में जो है ना पेप्सी कोक हम लोग पीते थे। तो ये दुबई में, अरब मुल्कों में और यूरोप में और अमेरिका में ये कैन चलता था। तो उस वक्त जो है ना वो वहां से कैन का स्क्रैप वो लेके आते थे, जितनी बोतलें वो पी के फेंक देते थे ना, तो उसका वो कैन उठाते, उसका स्क्रैप लाते और यहाँ आके उसका अल्मुनियम बना लेते। जब तक लोगों को उस बात की समझ आई, उस वक्त तक वो जो है ना वो अल्मुनियम का बिजनेस इतना ज्यादा हो गया था पूरी दुनिया में कि मेमनों ने वो बिजनेस करके छोड़ दिया और पंजाब वालों को उसके बाद पता चला कि यार एक ये भी बिजनेस होता था कि स्क्रैप से भी आप जो है ना प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तो अब जो है ना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सारा सोशल मीडिया आया जिसके जरिए से हमें हर बिजनेस का फौरन पता चल जाता कि दुनिया में ये भी हो रहा है। इसके बावजूद जिन लोगों में दिलचस्पी नहीं होती ना, शौक नहीं होता, रिसर्च नहीं होती, जुस्तजू नहीं होती, वो अभी भी जो है ना बैठे गूंगे बोंगे बन के बैठे होते हैं और उनको नहीं पता होता। और लोग जो है ना दाएं वाला बाएं वाला जो है ना वो पैसे कमा के जो है ना वो एक तो इस दौर में लोग बहुत समझदार होंगे, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है ना तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। और हम जो है ना जो नादान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े से भी पैसे आते हैं ना, गाड़ी की नशोनुमा कर रहे हैं, गाड़ी और जो है ना कपड़े दिखा रहे हैं और उसकी वीडियो बना के अपनी जात को जो है ना तशहीर कर रहे हैं। सक्सेस क्या ली है, इनोवेशन क्या की है, अचीवमेंट्स कौन सी हैं, कौन से टारगेट्स को हासिल किया, कहां से उठे थे कहां पहुंच गए, इस बात का किसी भी आप पूरा
सोशल मीडिया उठा के देख लें, ऐसे लोग आपको कोई नहीं मिलेंगे। ऐसे ही मिलेंगे कि जनाब बाप के पैसे से गाड़ी ले ली, उधर से आ गया, गाड़ी के साथ तस्वीरें हैं, दोस्तों के साथ तस्वीरें हैं, पिकनिक की तस्वीरें हैं, कपड़ों की हैं, जूतों की हैं, औरतों की भी यही है, फैशन और ये सारी चीजें। और जो अचीवमेंट्स है ना, उसकी कोई स्टोरी आपको शाज़ो नादर ही मिलेगी। बुनियाद होती है अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए जो इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझी जा रही है, वो समझी जा रही है कि अगर आपको टेक, अगर आप गाय बन जाते हैं ना, कि आपको वेबसाइट का पता हो कि वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट के फायदे क्या हैं, वेबसाइट के लिए कोडिंग क्या चलती है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, उसके अंदर उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, उसका एसईओ कैसे किया जाता है, उसकी रैंकिंग कैसे की जाती है। तो बेसिक सारे बिजनेस जितने भी है ना, कोई बिजनेस भी अब इंडिविजुअल तौर पर जाती मशहूरी के ऊपर नहीं चलता जब तक उसकी वेबसाइट ना हो। लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट जाते हैं वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट का मतलब ये है कि वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन अंडर वन बॉक्स पड़ी हुई है। एक रूम है, एक हॉल है, आप उसमें एंटर हो गए और आपने जाकर ना, आपने देखना है जी, मैंने गैलरी में देखना है तो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, मैंने जो है ना उसको परचेज का सिस्टम देखना है तो आपको खरीदारी का सिस्टम मिल जाएगा, मैंने इनको कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो वो उसके अंदर जो है ना सेलिंग का वे आउट लिखे हुए होते हैं, इसकी मैनेजमेंट कौन है, इसकी मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कौन सी हैं, इनकी सेल कैसी है, इनकी जो है ना इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अंडर एक वेबसाइट के अंदर वो देकर, तो सारा कस्टमर जो है ना अब वेबसाइट के जरिए से चीजें परचेज करता है। पूरे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 3 से 4% बिजनेस जो है ना वो अंडर ई कॉमर्स किया है। 97% बिजनेस अभी तक जो है ना वो ई कॉमर्स पे, वेबसाइट पे, ऑनलाइन जाने वाला पड़ा हुआ है। इतना बड़ा स्कोप है और आजकल हर नौजवान जो है ना वो माथा पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं, मुझे सर बताएं मैं क्या करूं, मैं कौन सी काम करूं, मैं किधर जाऊं, मैं नौकरी कौन सी करूं। सब लोग जो है ना इसी चक्कर में, बस मुझे जो है ना वो सरकारी को नौकरी मिल जाए, मुझे इजी वे ऑफ लाइफ मिल जाए। तो अब एक तो जो है ना इन चीज़ों को सीखने का शौक पैदा करें। तो सबसे पहले आईटी के अंदर आप जो है ना वेबसाइट के, अगर आप खुद उसकी कोडिंग नहीं सीख सकते, लंबे प्रोसेस में आप नहीं जाना चाहते, तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें कि वेबसाइट क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको कौन कौन सी कंपनियां कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं और इनको इनके जरिए से बिजनेस कैसे अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। तो वेबसाइट को सीखें। फिर वेबसाइट जब किसी की पॉपुलर हो जाती है तो फिर उसके लिए बुनियादी ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे जो है ना इसकी ऐप भी बनानी है, क्योंकि वेबसाइट को मोबाइल में खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़रा बड़ी, तो मोबाइल छोटी स्क्रीन होती है, तो उसके लिए उन्होंने फिर अलहदा मोबाइल के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से उन्होंने ऐप डेवलपमेंट जो है ना वो बना दी हैं, उसकी ऐप्स बना दी हैं। और ऐप्स जो है ना जैसे आप मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल आपको जो है ना उस स्क्रीन के अंदर अंदर जो है ना वो आपको दिखाता है। चीज़ वही होती है जो ऐप के अंदर वेबसाइट के अंदर होती है, लेकिन उसको प्री साइज कर देते हैं, कंसाइज कर देते हैं, शॉर्ट करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद आप समझते हैं कि वेबसाइट और ऐप के बाद अगर आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली रन करना है, अपने प्रोडक्ट को, आप जितनी भी आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, क्वालिटी वाइज है, अगर आपने उसकी ब्रांडिंग नहीं की, उसकी कलर स्कीमें नहीं की, आपने उसको जो है ना प्रेजेंटेशन खूबसूरत नहीं की, उसका फोटोशूट अच्छा नहीं हुआ, तो वो आपकी प्रोडक्ट का जो वे आउट है ना, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, आपने देखा आजकल मॉडर्न एजुकेशन में जब भी कोई ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री होती है ना, उस वक्त तक उसको कोई डिग्री नहीं देता जब तक वो एक प्रेजेंटेशन का एक उसका जो है ना वो एक सब्जेक्ट होता है कि वो अपनी जो कुछ उसने पढ़ा सीखा, कोई थीसिस बनाया, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च की, उसको प्रेजेंट कैसे करता है। तो प्रेजेंटेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ग्राफिक का पता होना चाहिए कि मैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, अब मैंने देखा कि नए नए लड़के ग्राफिक को जो सीख के आते हैं, जो अच्छी कंपनी है, जो जिनको पता है कि ग्राफिक्स किस बला का नाम है, वो 5-5, 10-10 लाख रुपए का ना सिर्फ ब्रांडिंग, ग्राफिक इंजीनियर को, ग्राफिक डिजाइनर को वो पैसे दे देते हैं कि आप हमारी कंपनी की इस प्रोडक्ट की ना कलर स्कीम बना दें, इसकी हमारी शीशी का रंग कैसे हो, हमारी जो है ना वो बॉक्स का रंग कलर कैसा हो, साइज कैसा हो, उसके लोगो कैसा हो, डिजाइन कैसा हो और उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हो। तो ये इसके लिए जो ना बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये बेसिक टूल है। पहले हम समझते थे बिजनेस के लिए जनाब मार्केट के अंदर दुकान होनी चाहिए, गढ़ के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, फिर दुकान बड़ी होनी चाहिए, फिर दुकान के अंदर जो ना बड़ी वेयर हाउस भी छत के ऊपर हो, फिर उसके अंदर शेल्फें ऐसी होनी चाहिए, लाइट इधर होनी चाहिए। जैसे आप ज्वेलरी की दुकान पे चले जाए ना तो आप देखेंगे कि ज्वेलरी वाले ने
सोने के ऊपर जो ना लाइटें लगाई होंगी, शीशे के अंदर लाइटें लगाई होंगी। तो पहले चीजें इन चीजों को इंपॉर्टेंट दी जाती थी बिजनेस को, लेकिन अब ना ट्रेंड चेंज हो गया। अब प्रोडक्ट जो है ना वो दुकान के अंदर नहीं है, अब शीशे के अंदर नहीं है, ना लाइटों के अंदर है। अब जो है ना ग्राफिक के अंदर सारी चीज जो है ना वो खूबसूरत बनाई जाती है, और वहां से फिर वो एक वीडियो एडिटर जो है ना उस ग्राफिक को लेता है, प्लस उसकी फोटोशूट को लेता है, प्लस उसमें कोई इन्फ्लुएंसर, कोई मॉडल और जो है ना उसकी कोई मार्केटिंग को लेता है। फिर उसकी एक बेहतरीन सा जो है ना स्क्रिप्ट बनाकर उसकी एक वीडियो डिजाइन करता है, उसको एडिट करता है, उसमें कौन सा लफ्ज पहले आना है जहां से कस्टमर हमारी वीडियो को देखने के लिए उसी वक्त रुक जाए, कौन सा लफ्ज दरमियान में आना है, कौन सा की वर्ड होता है, कौन सा जो दिमाग को हिट करे। तो वीडियो एडिटिंग है ग्राफिक के बाद, तो वीडियो एडिटिंग के बाद फिर इसकी डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है कि आप डिजिटल मार्केट उसको इतना मशहूर कर दें, उस प्रोडक्ट को इतना पैसा लगाएं। जैसे गोरे के बारे में मशहूर है ना कि एक गोरे से किसी ने पूछा कि तुम्हारा बाप अगर तुम्हें 10 रुपए दे तो तुम कारोबार कैसे करोगे, तो उसने कहा मैं 9 रुपए जो है ना मशहूरी के ऊपर लगा दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आपके बिजनेस का 90% बजट इस वक्त दुनिया में जितने बिजनेसेस भी है ना उनकी कामयाबी का राज जो है ना वो ये है कि वो क्लाइंट के माइंड को कैप्चर कर लेते हैं, दिमाग को खरीद लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। इस हद तक मार्केटिंग करते हैं कि कस्टमर को, देखने वाले को, पब्लिक को, ऑडियंस को वो यूं लगता है कि उसको माइंड सेट करते हैं कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल ना की तो मैंने दुनिया में, जिंदगी में कुछ मिस कर दिया। तो ये फिर मार्केटिंग का हिस्सा इसमें इंपॉर्टेंट आता है। फिर उसके बाद ये बाकी जितनी चीजें हैं ना वो बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं कि प्रोडक्ट कौन सी है, आपकी जो है ना वो कुव्वत खरीद किन लोगों की है। फिर आपने ये देखना है कि आप ये प्रोडक्ट ना किन लोगों के लिए बना रहे हैं। एक आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट बनाई और आपने इंतहाई पुअर क्लास, लोअर क्लास को आपने अगर हिट किया तो आपकी उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। अगर तो आपके पास पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बल्क क्वांटिटी का है और आप चाहते हैं कि इसमें लाखों करोड़ों लोग जो है ना हमारी प्रोडक्ट को यूज करें, तो फिर उसमें आपको जाना पड़ेगा चीप प्रोडक्ट की तरफ, जो ईच एंड एवरी जितने भी आप जो है लोग हैं ना उनकी पॉकेट रेंज के अंदर आ जाए। बहुत लो प्राइस हो, 1 टाइम यूज हो या 2 टाइम यूज हो, जिसमें क्वालिटी मैटर न करे और जिसमें जो है क्लास मैटर न करे। बस वो बल्क क्वांटिटी में, जैसे अमेरिका में मैंने देखा कि कुछ उनके चेन स्टोर ऐसे हैं, 3-3 हजार स्टोर हैं एक ही कमरे। एक स्टोर का नाम है फैमिली डॉलर, एक का नाम है डॉलर जनरल। तो एक स्टोर के 3-3 हजार ब्रांचें हैं। तो वो जब पाकिस्तान से बेडशीट लेते थे ना तो वो एक बेडशीट, एक डिजाइन जो है ना उसका 1-1 लाख पीस ले लेते थे। हम कहते थे यार ये 1 लाख पीस कौन इस्तेमाल करेगा। तो उसकी प्राइस क्या होती थी, $1, $1.5, $2 मैक्सिमम। तो वो क्या करते थे, वो उन दुकानों के ऊपर, स्टोरों के ऊपर रख देते थे, प्राइस लगा देते थे $2। उसमें एड पर प्रॉफिट भी नहीं कमाते थे, लेकिन वो लोगों को माइंड ग्रैब करते थे कि यार यहाँ पे $2 की बेडशीट मिल रही है, इनकी बाकी चीजें भी सस्ती होंगी। अब मेट्रो पे चले जाएं, चेज अप पे चले जाएं, आप कैरेफोर पे चले जाएं, जितने भी मल्टीपल बड़े स्टोर्स हैं ना, जब आप इन स्टोरों में दाखिल होंगे ना तो आप देखेंगे फ्रंट डेस्क के ऊपर जो चीजें पड़ी होंगी वो सबसे सस्ती होंगी, और इतनी सस्ती होंगी कि आपकी जो मोहल्ले की किराने की दुकान है ना वहां पे साबुन वो आपको मिल रहा होगा, फर्ज कर लो कि 30 रुपए का, और वहां पे प्राइस लिखी होगी 28 रुपीज, $2 सस्ता। तो वो फौरी तौर पर हमारे माइंड को सेट कर देते हैं कि यार ये तो हमने तो यहाँ से तो चीजें सस्ती मिलती हैं, तो बाकी शॉपिंग भी वहां से कर लेते हैं। तो टारगेट ऑडियंस को ये भी देखना होता है कि आपने प्रोडक्ट को लगाना कहाँ पे है। तो अगर आपने सस्ती और ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो आपको प्राइस चीप प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। फिर ये है कि अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो ऑनलाइन स्टोर में आपको ये देखना होगा कि आप ने जिस प्रोडक्ट को आपने ऐड पे चलाना है ना वो एक प्रोडक्ट आपकी महंगी हो और 3 प्रोडक्ट आपकी सस्ती हो। तो उसमें ये होता है कि सस्ती वाली ऐड आप ज्यादा लगाएं और महंगी वाली ऐड कम लगाएं, उसकी क्लास डिफरेंट है। फिर जब इंसान सस्ती प्रोडक्ट को देखता है तो फिर जो है ना वो वेबसाइट को खोलकर फिर 2-4 चीजें और भी ऑर्डर कर देता है, और ये जैसे स्टोर का हाल है। तो आपको मार्केटिंग पे इस हिसाब से करनी पड़ती है। फिर उसमें अगर आपने कहना है कि आप प्रॉफिट में जाना चाहते हैं और आपकी क्लास डिफरेंट हो, तो आपका अगर 10,000 लो प्रोडक्ट वाला कस्टमर है तो आपका 100 कस्टमर अगर क्वालिटी एडेड आइटम खरीदने वाला, आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर लिया जिसमें वैल्यूएबल आइटम है। जैसे मैं दुबई में गया ना तो दुबई में मुझे एक हिंदू मिला, उस वक्त मैं बेडशीट की एक्सपोर्ट
सपोर्ट करता था, तो हिंदू ने मुझे कहा कि तुम ना तूड़ी बेचते हो, तुम घास बेचते हो, तुम्हारा बिजनेस, हालांकि हम लोग एक एक कंटेनर की कीमत $1-1 लाख होती थी, तो उसने मुझे कहा तुम तूड़ी बेचते हो। तो हमने कहा वो कैसे? उसने कहा कि हम ना डायमंड का बिजनेस करते हैं, हमारा महीने में 1 डायमंड बिकता है और उसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट होता है ना, वो किसी में 5 करोड़ होता है, किसी में 7 करोड़ होता है, किसी में 10 करोड़ होता है। और वो डायमंड में आगे कैरेट्स की डायमंड्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज होती हैं डायमंड्स की। तो वहां से जो है ना उसने कहा कि थोड़ा काम करो, वैल्यू एडेड काम करो, इससे आप जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना लोगों में, पब्लिक में आप जो है ना वो वांटेड भी नहीं हो जाते कि लोग समझते हैं यार ये बहुत पैसा कमा रहा है, टैक्स की नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में, और जो लुटेरे, डाकू और जो है ना ये किडनैपर्स, इनकी नजरों में भी नहीं आते। तो आप वैल्यू एडेड में काम करो, किसी को पता ना चले कि आप क्या प्रोडक्ट का काम कर रहे हो और उसमें कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। एक बिजनेस का स्टाइल ये भी है। तो ये आपको विजन आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है कि आपने किस तरफ जाना है। आप देखें ये जितने भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सफायर है, खाड़ी है, फलां फलां, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपर क्लास को जो है ना वो चूज किया हुआ है, और जब ये सेल लगाते हैं ना तो ये मिडिल अपर क्लास को जो है ना ये हिट करके तो अपनी सेल उनको दे देते हैं जो जिसमें डिस्काउंट करते हैं। जो लेफ्ट ओवर होता है, जो बच्चे खुच्चे कलर होते हैं, बच्चे खुच्चे डिजाइन होते हैं, वो भी इनके बिक गया। और जो इनका मार्जिन प्रॉफिट तो वैसे ही 100-200%, 300% होता है, तो उसके ऊपर ये 50% डिस्काउंट लगाते हैं, तो कस्टमर यूं समझता है जैसे चीज बहुत सस्ती हो गई है, हालांकि उसमें भी ये कम से कम 30%, 20% प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो ये एक बिजनेस करने के लिए आपका विजन वाला बंदा होना बहुत जरूरी है। और विजन आपका कैसे आएगा? जब आप अपनी लोकल महफिलों में, दोस्तों में, आप शादी में गए ना, तो आप बातें कर रहे हैं, जनाब कोरमा बहुत अच्छा था, चावल बहुत अच्छे थे, दूल्हा बहुत अच्छा लग रहा था, आप ये सोच रहे हैं, तो आपका विजन किधर जाएगा? आप घर आके कहेंगे अम्मा मैंने शादी उससे करनी है जो लड़की बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप वहां देख के यही है, मैंने इधर शादी करवानी है, मैंने उधर। एक बंदे बिजनेसमैन को आप देखेंगे ना, आप वो शादी में भी गए बैठे होंगे ना, तो वो मार्केट को डिस्कस कर रहे होंगे, प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, वो कोई ना कोई बंदा किसी से सीखता है, कोई किसी से सीखता है। इंसान कभी कभी ऐसे बंदे से बात करके ना ऐसी चीजों का आइडिया क्लिक उसका माइंड कर जाता है को जो उसने सारी उम्र सुनी भी होती है, पढ़ी भी होती है, लेकिन दिमाग से स्किप कर गई होती है। तो यूं चीजें जो है ना इंसान लर्न करता है। तो बिजनेसमैन जो है ना वो एक बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है। सच्चे ताजिर के बारे में हदीस में आता है कि इसका हशर जो है ना वो नबियों के साथ होगा। अगर आपने बिजनेस कम्युनिटी को पूरी दुनिया में रूल ओवर करते हुए देखना है ना, तो आप जूइश को गौर से स्टडी करें। जितनी भी जूइश कंपनीज है ना पूरी दुनिया में, बड़े सारे बिजनेस उनके हाथों में है, और उनके अंदर ना 4-5 चीजें ऐसी हैं जो बुनियाद इस्लाम की हैं। वो कौन कौन सी चीजें? इस्लाम कहता है कि बिजनेस में कभी झूठ मत बोलो, बिजनेस झूठ बताकर कभी झूठी कसम ना खाओ। तालीम इस्लाम की है। मैंने आज तक किसी जूइश कंपनी को, किसी यहूदी को मैंने ये नहीं देखा कि उसने बिजनेस में झूठ बोल बोल के चीजें बेची होंगी। क्रिश्चियन में, हिंदुओं में, बाकी कौमों में ये चीज पाई जाएगी, लेकिन यहूदियों में नहीं पाई जाएगी। एंड नीट क्लीन बात करेंगे। दूसरा, वादे को पूरा करे, कमिटमेंट को ऑनर करो, डिलीवरी कब देनी है, माल कब देना है, चीज कब तैयार होनी है। हमारे यहाँ तो एक दर्जी जो है ना वो बंदे के 20-20, 30-30 फेरे लगा देता है। किसी बंदे को आप जो है ना कोई काम दे दें, कारीगर को दे दें, किसी कारपेंटर को बुला लें, वो आपको इतना झूठ बोलता है तो उनके अंदर से जो है ना बरकत निकल जाते हैं। तो दूसरा यहूदियों के अंदर है कि वो मिस कमिटमेंट नहीं करते, आपको डिलीवरी टाइम, शेड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग बड़ा फिक्स देंगे। तो ये भी दूसरे इस्लाम की तालीम है। तीसरा, इस्लाम ये कहता है कि अनड्यू प्रॉफिट मत कमाएं। यानी इस्लाम, मैंने एक आलिम से पूछा तो उन्होंने कहा कि 25 से 30% से जो बंदा ज्यादा नफा कमाएगा ना, उसने खरीदने वाले को के साथ धोखा किया। तो 25 से 30% के अंदर प्रॉफिट अगर आप रखेंगे तो आपकी क्लाइंट के रेंज जो है ना वो बढ़ जाएगी, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। आप 100, 200, 300% अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो आपके कस्टमर लिमिटेड होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने रेंज प्रॉफिट मुनासिब रखी तो आप देखें जूश के जितने भी दुनिया में बिजनेस है ना, इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बड़ा मुनासिब सा होता है। आप नेस्ले वालों के देख लें, आप दूसरे बड़े फ्रेंचाइजीज देख लें, आप जो, तो इनके अंदर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो 30 के राउंड अबाउट या 40 के राउंड अबाउट होगा। तो इससे इनकी क्लाइंट रेंज बहुत बढ़ जाती है, और ये भी इस्लाम की तालीम है। चौथी चीज जो आजकल हमारे यहाँ बिल्कुल तस्वर नहीं होती, और वो कौन सी है कि जब आप किसी से कोई चीज खरीदे ना, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करके चीज ना खरीदें। यानी उसकी चीज है 1 करोड़ रुपए की, अब वो उसके ऊपर कोई मुश्किल आ गई है, कोई उसके ऊपर कोई जो है ना खुदा ना खासा कोई मुसीबत में फंस गया और उसने हर हाल में वो चीज बेचकर उसको कैश चाहिए, तो आप उसको कह रहे हैं कि मैं जो है ना 1 करोड़ रुपए वाली चीज मैं तो 50 लाख रुपए में लूंगा।
दूंगा, तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उसको मिस यूज कर रहे हैं, उसके साथ धोखा फ्रॉड कर रहे हैं। जूश में है ना, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे ना, तो वो मार्केट के इवेल्युएट करके आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू तो ये क्यों। तो वो जो जब भी इंसान इस्लाम ने इसको जो है ना मना किया कि आपने कभी भी किसी से चीज, कोई बंदा आपको बहुत ज्यादा सस्ती दे रहा है तो आपने उसको जो है ना उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो अब वक्त ने ये साबित किया है कि ये इस्लाम की तालीम बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अब लोगों के साथ जितने भी फ्रॉड हुए हैं ना, वो इसी वजह से हुए हैं कि एक बंदा आया और उसने कहा जी कि मेरी 1 करोड़ की चीज है तो आप 50 लाख की ले लें। तो मैंने आके लालच में उसकी 50 लाख की ले ली, पता चला जी वो चीज ही 2 नंबर है, या वो पीछे से चोरी करके लाया है, या उसके जैसे प्रॉपर्टी को देख लें कि उसके डॉक्यूमेंटेशन में बाद में फ्रॉड निकल आया, दरमियान में कोई विरासत रह गई। और कोई ना कोई कहते हैं जब तक लालची लोग जिंदा है ना, जब तक लालची लोग, तो फ्रॉडिया भूखा नहीं मर सकता। तो वो फिर जब भी कोई इंसान किसी को यानी किसी से कोई चीज खरीदता है और वो इस चक्कर में खरीदता है कि ये चीज जो है ना मुझे सस्ती मिल जाएगी और मुझे सस्ती मिल रही है और उसको जरूरत भी नहीं है, तो वो सस्ती समझ के लेगा, तो उसमें जरूर कोई ना कोई फ्रॉड होगा। ये अब इस दौर में एक ये भी हो रहा है। तो आपको जब भी कोई चीज सस्ती बेचने आए ना, तो आप फौरी तौर पर विजिलेंट हो जाएं, कभी लालच में ना पड़े। तीसरा, इस्लाम ने एक और बड़ा नुक्ता कहा है कि इस्लाम कहता है कि कभी भी ये प्राइस बॉन्ड, ये सूद, ये जो शेयर्स वाला बिजनेस और ये जो है ना घर बैठे के आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप पैसा बस हमें दे दें और हम आपके पैसे से प्रॉफिट बनाकर आपको हम महीने का 6% दे देंगे, 10% दे देंगे, 15% दे देंगे। वक्त ने यह भी साबित किया कि लोगों की जितनी पेंशनें, जमा पूंजी, जितना माल उन्होंने जिंदगी में जोड़ा, जो जायदादों को बेचकर उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, वो उन्होंने पैसे मैं उसको दे दूंगा और उसके पास ज्यादा काबिलियत है और वो ज्यादा बिजनेस करेगा और वहां से उसको ज्यादा पैसे आएंगे और वो मुझे इतना ज्यादा नफा दे देगा। तो ये कैसे मुमकिन है? ये भी अकल का दुख है। पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने प्रॉफिट मिलता है, फिर असल रकम ही खत्म हो जाती है। तो इसको हम डबल शाह वाली, हमने कितनी स्टोरियां सुनी है कि जनाब एक बंदे को हमने, अब ये इस तरीके की नए जो बिजनेस आए हुए हैं वो कौन से आए हुए हैं, ये आपका पैसा जी हमने गोल्ड ट्रेडिंग में लगा दिया जी, बिटकॉइन में लगा दिया जी, हमने जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में लगा दिया। तो यूं हम अपना पैसा लोगों के हाथों में देते हैं कि लो मैं जो है ना बुद्धू हूं, मैं बेवकूफ हूं, तुम मेरा पैसा ले लो और इस पैसे से बिजनेस करो और खुद भी कमाओ और मुझे भी दो। जिस बंदे को अगर इतनी काबिलियत उसके अंदर होती तो वो खुद, उसको आपसे पैसे लेने की क्या जरूरत है, वो खुद ही कमा के बिजनेसमैन बन सकता था अगर उसके अंदर इतनी क्वालिटीज और इतनी गट्स हैं। तो इसलिए कभी लालच में आकर किसी के हाथों में पैसा मत दें, कोई प्रॉपर्टी सस्ती मत खरीदें, कोई चीज सस्ती मत खरीदें। ये भी इस्लाम का उसूल है बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए। आप यकीन कर लें, इस्लाम के जितने पैरामीटर्स है ना, ये इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, ये नुकसान नहीं देते। हम कहते हैं ना इस्लाम जो है ना दकियानूस है, पुराना मजहब है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, ये सारा शैतान की तरफ से एक जना ये बंदे को ना डिट्रैक किया जाता है। वरना उसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के आने वाले आखिरी बंदे तक का भी जो कानून बनाया ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले कानून बनाए जो हर दौर में हर इंसान के ऊपर अप्लाई होने वाला कानून है। तो आप ना बिजनेस के अंदर, हाँ आपने बिजनेस को सीखना है तो आप कभी भी अपने बाप का, भाई का, माँ का पैसा और जायदादें बेचकर कभी भी, अगर आपने कोई जॉब नहीं की, पढ़ लिख के आए हैं, तो आप कभी भी उस पैसे को उठाकर डायरेक्ट किसी बिजनेस में मत लगाएं। आप उस काम को पहले सीखें, पहले जॉब करें, जॉब करके फिर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आ जाए, लोगों का पता हो टैक्सेस सिस्टम क्या है, मुल्क में कानून क्या है। अब हमारे पाकिस्तान से लोग पता क्यों बदजन है कि जनाब यहाँ पे कोई कानूनी है, ला कानूनियत है, यहाँ का पुलिस ऐसे, यहाँ के सियासतदान ऐसे, यहाँ के फौजी ऐसे, यहाँ का मुल्क ऐसा। उन्होंने इस मुल्क के सिस्टम को नहीं समझा। जो बिजनेसमैन इस मुल्क के सिस्टम को समझ जाते हैं ना, जितना प्रॉफिट वो कमाते हैं ना, उतना प्रॉफिट यूरोप अमेरिका में भी नहीं कमा सकते। यूरोप अमेरिका तो सारा डेवलप है, वहां तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में 1 लाख बंदा बिजनेस शुरू करे ना, तो 100 बंदा भी उसमें कामयाब होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे सारी चीजें डेवलप है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पे जॉब्स अवेलेबल है, वहां पे 99.99% जॉब्स है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी 0.011% जो है ना, ये वहां अपॉर्चुनिटीज होती है। वहां बिजनेस में जूश जो है ना, वो इतना उन्होंने कैप्चर किया हुआ है कि किसी बंदे को भी बिजनेस वहां करना और उनके कंपटीशन के ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, जो भी डेवलपिंग
डेवलपिंग कंट्री होगी ना, इसमें दुनिया का, अब ये गोरों से आप पूछ रहे हैं, कोई भी आप किसी बड़े बिजनेसमैन से आप अपॉर्चुनिटीज पूछें कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, तो वो कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज में डेली बेसिस के ऊपर इतनी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं कि आप वो उसमें पैसा लगा सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आप देखें, जितने भी हमारे पाकिस्तान में बैंक खुले हैं, ये बड़ी कंपनी आई हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये यूरोप अमेरिका से आई हैं, और सबसे ज्यादा पैसा वो हमारे यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये भी एक हमारी जो है ना बेवकूफ़ी है कि हम जो है ना उनको समझदार समझते हैं और वो हमें लूट लाट के जो है ना वो चले जाते हैं। सेम मिसाल वही है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई कि हम यार वो जो है ना हमें जो है ना वो हमारे यहाँ से रूल भी किया, हमारी सारे खजाने भी लूटे, हमारी हुकूमतों को भी एंजॉय किया, हमारे लोगों को भी एंजॉय किया, गुलाम बना कर रखा। और आज उनके पास जितने गोल्ड के रिजर्व्स हैं, ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो माइंस के रिजर्व्स हैं, ये सारे के सारे उन्होंने ये हिंदुस्तान के बादशाहों के जो है ना जो पड़े हुए और लोगों के यहाँ के जो खजाने थे, ये उठा के उन्होंने वहां जाके अपने मुल्क को कई कई 100 साल के लिए इस काबिल बना दिया कि अगर वहां पे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना बने और कोई भी बिजनेस ना हो तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिकली आप मिसाल देखेंगे तो आप देखेंगे यूके में, यूरोप में, अमेरिका में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती हो, कपड़ा जूता चीजें बनाती हो, वहां पे तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। ये सारी इंडस्ट्री या पाकिस्तान एशिया के अंदर है, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश में या चाइना में है। ये सारी डेली यूज की आइटम जो है ये तो यहाँ से बनती है। तो वो लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? एक तो उनके पास वो पुराने रिजर्व बहुत पड़े हैं, दूसरा उन्होंने उस पैसों से हाई टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस किए हैं। यानी कोई ऐसी मशीन बना देना बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली, उससे फिर आगे प्रोडक्ट बनाना, उससे वेपन बनाना, उससे चीजें बनाना आसान हो जाती है। तो वो ऐसी मशीन बनाकर, इसके अगर आपको सिंपल मिसाल समझाऊं तो यूं मैं बता दूं कि हम कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे फ्रैंकफर्ट में एग्जीबिशन थी, तो हुमायूं अख्तर उस वक्त जो है ना उस वक्त वजीर तिजारत था, तो हमारे स्टॉल के ऊपर आया और उसने कहा कि आप एक एक स्टॉल से पूछा, एक एक मिल वाले से कि आप साल के कितने कंटेनर कपड़े के एक्सपोर्ट करते हैं। किसने कहा मैं साल के 200 करता हूँ, 300 करता हूँ, 400 करता हूँ, 500 करता हूँ। तो उसने कहा कि अगर सबसे बड़ी जो मिल है ना जो 1000 कंटेनर साल के एक्सपोर्ट करती है और उसकी कितनी कीमत होगी, मिसाल के तौर पर उसकी कीमत होगी $10 करोड़। उसने कहा हॉलैंड जो है ना, हॉलैंड के अंदर उनका छोटा सा मुल्क है, थोड़ी सी लैंड है, छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई टेक प्रोडक्ट, उन्होंने वो जड़ी बूटियां उसके अंदर उन्होंने पैदा की हैं। वहां पे कैंसर की मेडिसिन के लिए जो जड़ी बूटियां जो इस्तेमाल होती है ना, उसने उस जमीन के ऊपर पहले मेहनत की, वहां पे वो बीज लाया गया, वहां पे उसकी कल्टीवेशन हुई और उस कल्टीवेशन से वो जड़ी बूटियां पैदा करके उससे जो पानी निकलता है ना, 1 लीटर पानी वो $1 करोड़ का बनता है और वो दुनिया में कैंसर की मेडिसिन में यूज होता है। अगर वो 10 लीटर पानी आप लें और आपका 1000 कंटेनर, और 1000 कंटेनर में कितनी लेबर लगी, कितनी मिलें इस्तेमाल हुई, पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई और पैसा लग रहा है जनाब, पता लग रहा है जी बड़े बंदे काम कर रहे हैं। और जनाब उसने कहा कि ये तूड़ी वाला बिजनेस है। आपने देखा कभी तूड़ी की ट्राली देखी है? आप देखें जब गंदम की कटाई होती है ना, तो तूड़ी जो भूसा बच जाता है तो वो उसका ना इर्द गिर्द कपड़ा सी के, तो वो ट्रॉली इधर भी फैली हुई है, इधर भी फैली हुई है, 10 फुट दरमियान में भी 10 फुट है, पूरा रोड उसने कैप्चर किया हुआ है और वो ट्रॉली पूरा रोड को जो ना मल के जा रही है और 10-12 बंदे उसमें काले स्याह हुए हैं लेबर के जाना, और वो जब बेचते हैं तो कीमत पता कितनी मिलती है? 10,000 रुपए। और लेबर कितनी है और खिलारा कितना है और साइज कितना है? तो ये यानी IQ लेवल को हम लोग अपने बिजनेस में इस मुल्क में यूज नहीं कर रहे। तो अब ये जब से टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट आया है, अभी भी अगर हमने इसको यूज ना किया और इस सिस्टम को ना समझा, ई कॉमर्स इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बिजनेस, और आप यहाँ बैठकर अब वो जो जितने भी हर्डल्स थी ना वो सारी खत्म हो गई हैं कि आप यहाँ का कपड़ा जो है ना आप अमेरिका में नहीं बेच सकते, आप वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करें। बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स पाकिस्तान में करते हैं, लेडीज फैशन है, कोई और भी चीज़ है, और उसकी मार्केटिंग वो यूके में करते हैं और यूके की खवातीन जो है ना उनको ऑर्डर देती हैं, वो डिलीवरी उनको जो है ना यहाँ से भेजते हैं, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बाय एयर कार्गो उधर चला जाता है। तो वो ऑनलाइन जो है ना ई कॉमर्स के जरिए से वो ईबे के ऊपर भी बेच रहे हैं, अमेजोन के ऊपर भी बेच रहे हैं और जो है ना वो डायरेक्ट भी बेच रहे हैं, अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है। तो टेक्नोलॉजी को सिखाएं बच्चों को, और इन सारी चीजों को सिखाने के साथ साथ आप जो है ना बिजनेस को सीखना शुरू करें। ये जो हमारी जनरेशन में इजी लाइफ का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया ना, बस जी एक दफा मुझे नौकरी
मिल जाए, बस मैं जॉब वाला बन जाऊं, मेरी जिंदगी सुकून में आ जाओ। अपने अंदर एग्रेसिवनेस पैदा करें, फिर हमारी जिंदगी जो है ना एज ए कौम भी हम एक होता है जिंदगी टुकड़े खाकर भी जिंदगी गुजार लेना, गुजर तो उससे भी जाती है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, लेकिन एक लाइफस्टाइल होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक होता है टुकड़े खा के पल लेना, कच्चे पहन के ट्राउजर पहन के जिंदगी गुजार देना, थोड़ा खा लेना, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो इस्लाम भी उसकी इजाजत देता है और पूरी दुनिया ने ये भी सिखाया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसके पास है ना असल जिंदगी वही जी रहा है। तो इसलिए जो है ना अगर आप इस्लाम के मेथड्स को, आप फार्मूलों को अगर आपने बिजनेस में आजमाया ना, फिर आप बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और वो कौन से हैं? एक तो सच्चाई, अमानत, फिर उसके बाद लेन देन आपका ठीक हो, कमिटमेंट ऑनर हो, वादे को पूरा करना और किसी के साथ फ्रॉड ना करना, और खुद भी अपने साथ फ्रॉड ना होने देना कि आप किसी की लालच में आकर आपने किसी के साथ सस्ता लेन देन कर लिया। और तीसरी बात इन सारी चीजों की जो जान है और वो ये है कि आपने इन सारी खूबियों को अपने अंदर जब पैदा करना है ना, पैदा करने के बाद आपने एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है और वो आपका सर्कल हो बिजनेसमैनों का। वहां से आपने डेली पूरी वर्ल्ड में जो जो नई चेंजेस आ रही है ना, क्योंकि पहले चेंज आती थी 10-15 साल बाद, 20 सालों बाद, 30 सालों बाद, अब टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी बढ़ रही है कि अब बिजनेस के अंदर भी उसके इंपैक्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं कि एक साल बाद आपने एक अंपायर खड़ी की, मेहनत किया, बिजनेस डिजाइन किया, ग्रो किया, अपग्रेड हुए, पता चला अगले साल उस बिजनेस सारा 2 सालों बाद बिजनेस सारा का सारा ठुस हो गया, उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे मैं आपको बताऊं, अमेरिका में अब जो है ना ऐसे ऐसी मशीनें बन रही हैं कि पहले हम करते थे जी MBBS डॉक्टर बनाओ, जो ना 15-20 साल पढ़ो, फिर उसके बाद उसको जो है स्पेशलाइजेशन करवाओ, लाखों करोड़ों रुपए बच्चों के ऊपर लगाओ और वो डॉक्टर बनकर जो है ना वो पैसा 4 कमा लेगा। अब अमेरिका ने क्या किया है, जर्मनी में, यूरोप में उन्होंने ऐसी मशीनें बना दी हैं कि एक एक मशीन जो है ना 600 700 टेस्ट करती है इंसान की बॉडी ऑर्गन्स का, और वो सारी बॉडी के सारे टेस्ट करके तो वो एक स्लिप निकाल देते हैं, इसकी इस चीज में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल देते कि इसको ये चीज से एहतियात करनी चाहिए, ये खाना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, और ये अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो ये सर्जरी करवा लें। तो उसने जितने फिजिशियन है, नाक कान गले वाले हैं, उन्होंने 90% जो है ना वो डॉक्टरों का बिजनेस ठप कर दिया है। मशीन खुद एक डॉक्टर बन गई है और उसने सारे बंदे को स्क्रूटनाइज करके और उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल के उसकी एडवाइस भी उसने उसको दे दी है, मेडिसिन का नाम भी बता दिए। तो अब आगे टेक्नोलॉजी कितना बड़ा अहम शोबा है मेडिकल का, कितनी मेहनत से डॉक्टर बनता है, ये भी आने वाले वक्तों में अगले 5 सालों में देखिएगा इनका भी मार्केट जो है ना डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से जो है ना ये लॉयर का कितना बड़ा शोबा है, वकील बनने में, फिर उसकी प्रैक्टिस करने में, उस बुक्स को पढ़ने में और क्या क्या करने में। तो पहले यूरोप अमेरिका में ये होता था, जितने भी इमिग्रेंट्स थे ना जो वीजे के लिए जाते थे या वहाँ स्टे कर लेते, तो वहाँ के मुल्कों के वकीलों का सबसे ज्यादा बिजनेस इन लोगों से चलता था। अब उन्होंने वहाँ पे ऐसे ऐप चला दी हैं कि ऐसी ऐप लॉन्च हो गई है कि ऐप के अंदर अगर आप रेजिडेंट वीजा लेना चाहते हैं, आप इलीगल हैं, आप लीगल होना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं, कोई परमिशन लेना चाहते हैं, कोई सेल परचेज करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, आपके पास ऐसी 15-20-100 के करीब ऐप्स निकल आएंगी। आप उन ऐप्स को खोलें, उसको डाउनलोड करें, उसके अंदर आप अपना प्रॉब्लम बताएं, ऐप आपको रिप्लाई करेगी, ऐप आपको उसका सोल्यूशन बताएगी, ऐप आपको उसको लीगल एडवाइस देगी और ऐप के जरिए से आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, ऐप के जरिए से आपके पासपोर्ट के डाटा फिलअप हो जाएंगे और 90% वकीलों का काम खत्म हो गया। ऐप आपको थोड़ा सा चार्ज कर लेगी। उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजों के जो पहले प्रोफेशन गिने जाते थे इन सब को उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब आने वाले वक्तों में इन सारों का बाप आ रहा है जिसकी तरफ हमारी किसी की तवज्जो नहीं जा रही, और वो AI है। हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस हद तक आगे आ गई है। कल परसों मुझे एक बिजनेसमैन बता रहा था, आजकल लेडीज कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, ये उन्होंने जनाब किसी ने 100 मशीनें लगाई, किसी ने 50 लगाई, किसी ने, उन्होंने कहा कि फिर डिजिटल प्रिंट आ गई। जो आजकल डिजिटल प्रिंट की जो मशीनें आती हैं, पहले रोटरी प्रिंट आती थी, फिर डिजिटल प्रिंट आ गई कि आपको फौरी तौर पर इस डिजाइन का कपड़ा चाहिए
चाहिए तो वो प्रिंट करके दे देती है। तो इसमें अब लेटेस्ट एआई वाली जो है ना वो मशीनें आनी शुरू हो गई हैं कि एआई जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी मशीन है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर एआई उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। और उसने करना क्या है, आपने खाड़ी का, सफायर का, सना सफीनाज का, XYZ, आपने 50 ब्रांडों का कपड़े के डिजाइन लेने हैं, वो सारे डिजाइन आपने उसकी तस्वीरें उसके अंदर उसको एआई को दे देनी है। एआई को कहना है कि ये हमारे डिजाइन यहाँ पर सबसे पॉपुलर बड़े ब्रांडों के डिजाइन है, मुझे इसके मुकाबले में 50-100 नए डिजाइन बना कर दें जो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। और आपने देखा होगा हम अपनी तस्वीर लेते हैं ना तो हम एआई को डालते हैं तो वो तस्वीर हमें इतनी खूबसूरत बना के दे देती है, तो हम कहते हैं यार ये तो बंदे ही, ये तो मैं लग ही नहीं रहा, ये तो बहुत खूबसूरत इंसान है। तो एआई जो है ना उसको रिफाइन कर देती है, उसको खूबसूरत बना देती है। तो इसी तरीके से जो जितनी भी नई मशीनें आ रही हैं उसमें एआई का सॉफ्टवेयर आ गया। अब उसमें जो है ना वो डिजाइन तैयार होगा, हम उसको सिर्फ कमांड देंगे और उसको एक ऑपरेशनल बंदा होगा जो सॉफ्टवेयर को समझता होगा और एआई के जरिए से वो डिजाइन क्रिएट होगा। और इसी तरीके से फिर वो मॉडल को, एक आर्टिफिशियल मॉडल वो एआई क्रिएट करेगी, उसके अंदर वो सूट पहना के दिखाया जाएगा। उसके काले रंग की औरत होगी, मर्द होगा तो उसको सूट कैसा लगेगा, बड़ी उम्र का होगा, छोटा होगा, झुर्रियों वाला होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, शादी के लिए होगा या कोई कैजुअल ड्रेस होगा। तो आप उसको जितनी भी ऑप्शनल मोमेंट्स हो सकते हैं, जितनी भी ऑप्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं, वो सारी आप एआई को देंगे। एआई उसके मुताबिक आपको जो है ना वो सारा निकाल कर उसकी, फिर ये भी यही बताएगा कि अगर आप इसमें ये थोड़ी सी चेंज करें तो आपकी ये कॉस्ट की बचत हो जाएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी क्वांटिटी। अब फिर आपको पहले तो ये होता था ना कि आप एक मशीन के जरिए से कम से कम 100 सूट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, उसमें आप एक सूट भी बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट उतनी रहेगी। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ना, जो बल्क प्रोडक्शन के ऊपर आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका खर्चा कम होता है, थोड़ी प्रोडक्ट बनाए तो आपका खर्चा ज्यादा होता है, ये इश्यू भी खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जितने बेनिफिट्स है ना आने वाले वक्तों में एआई के जरिए, एआई सिर्फ कंप्यूटर के अंदर काम नहीं करेगी, ये मशीनों में, दफ्तरों में, चीजों में, सॉफ्टवेयर, ये सारी जगह पर इसका जो है ना इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को आने वाले वक्त का जितना भी टेक इंफॉर्मेशन है ना ये जरूर दें, ताकि ये ना हो कि लोग हमें लूट कर इस चीजों को इस्तेमाल करके हमें बेच के खा पी के निकल जाएं और हम बाद में हम जो है इसको सीखते फिर रहे हों और पता चले कि उन्होंने कोई और नई चीजें याद कर ली और हम जो है ना 100 साल पीछे जो है ना फिर रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि यूरोप अमेरिका हमसे 100 साल आगे, वो एक चीज को बनाकर बेचकर हमें निकल जाता है, हम उसके बाद उसको सीखना शुरू करते हैं। जैसे 1947 से पहले जब उसने अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, जापान के ऊपर जो है ना वो एटम बम फेंका था ना, तो उस वक्त उनके पास इंटरनेट मौजूद था। उन्होंने इंटरनेट के जरिए मैसेज दिया था कि वी हैव ब्लास्टेड। उन्होंने इंटरनेट यूज भी कर लिया और उसको इस्तेमाल भी कर लिया, उसको कंगाल भी लिया और हमें इंटरनेट मिल रहा है जाके 91 के बाद और 95 के अंदर इंटरनेट आया। फिर उसके बाद 2000 के बाद हमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिली कि ये ईमेल है और ये फिर 2005 के बाद हमें पता चला कि जनाब इसमें तो ये ऐप्स हैं और ऐप्स के जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। उस वक्त तक वो पता नहीं कहां से कहां निकल चुके हैं। तो ये चीजें जो है ना अपने आप को अपडेट इंफॉर्मेशन रखना। आप यूं समझ लें, अगर इसको मिसाल के तौर पर समझना चाहते हैं कि आपका एक दुश्मन है, क्योंकि बिजनेस कंपटीटर भी एक दुश्मन होता है, जब आप उसको उस एंगल से ट्रीट करेंगे तो आपका एक दुश्मन है, आपको दुश्मन के वार करने से पहले उसके वार करने का अंदाज, कहां कहां से वो हमें वार कर सकता है, वो हमें माल को कहां से लूट सकता है, वो हमारी जो है ना वो इज्जतों को कहां से नीलाम कर सकता है, वो हमें नुकसान कहां से पहुंचा सकता है, हमें डैमेज कहां से कर सकता है, हमें इमोशनली ब्लैकमेल कहां से कर सकता है। ये सारी चीजों को अगर इंसान एक दुश्मन के लिए सोच सकता है तो ये जो कंपटीशन और इकोनॉमिक वॉर है, ये जो हमारी पूरी दुनिया में चली हुई है और सारे हमारे इकोनॉमिक दुश्मन हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कमो बेश 27 ऐसे मुल्क हैं जिनकी एजेंसियां पाकिस्तान में सिर्फ उनका रात दिन यही काम है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए। यहाँ पे बिजनेस ग्रो ना हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ग्रो ना हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास ऑन ना हो, यहाँ पे जो लोग हैं ना वो बस नाच गाना, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सारा उनका मैक्सिमम टाइम जो है ना इसके ऊपर खर्च हो। ये सिर्फ पहले तो हम समझते थे ना कि पहले बम धमाके होते थे, वहां पे बस के ऊपर बम फट गया, वहां पे फट गया तो यूं जो है ना हम समझते थे कि ये दहशत गर्दी और ये हमारी मुखालफत है। अब वो दौर नहीं है, वो दौर अब खत्म हो गया। अब दौर आ गया कि आप एक अच्छे खासे बंदे को कुछ ना करने, आप इसकी बेटी को खराब कर दो, इसके बेटे को खराब कर
दो, इसकी नस्ल को खराब कर दो, इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही ना दो, इनको मिसगाइड करो, मिसलीड करो, इनको जो है ना मेंटली इंप्रूव ही ना होने दो, इनके पास इंफॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो तो वो किसी और चीज की हो, दुनिया कहीं और जा रही हो, ये कुछ और पढ़ रहे हो। तो ये सारा जो है ना यहाँ पे मशीनें जो भी आए हमारे यहाँ, चूंकि आप देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ ना स्क्रैप के कंटेनर पूरी दुनिया से ज्यादा आते हैं, इनको स्क्रैप बेचो। कंप्यूटर आए तो वो स्क्रैप वाले, मोबाइल आए तो वो स्क्रैप वाले, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और वो एजुकेशन जो बिल्कुल जीरो हो चुकी हो। तो इसलिए जो ना विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम विजिलेंट नहीं होंगे तो फिर हम हर चीज से धोखा खा जाएंगे। इसमें और बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। अल्लाह में समता फरमाए, अल्लाह से मांगा करें। इन सारी चीजों को अगर आपने अपनी जिंदगी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है ना, आप अल्लाह से एक दुआ मांगा करें, और वो दुआ ये है कि या अल्लाह मुझे मेरी मेहनत को वहां न लगा जहां तूने मेरा रिस्क लिखा नहीं है, तो मुझे मेरी मेहनत को वहां लगा जहां तूने मेरा रिस्क लिखा है। और अल्लाह से तकदीर मांगा करें कि अल्लाह पाक हमें लकी लोगों में बनाए। क्योंकि बिल गेट्स, ये जितने भी बड़े बड़े जो है ना, ये एलन मस्क, इनकी आप कभी स्पीचेस उठा के देखें ना, तो इन सारी दुनिया के कामयाब लोगों के स्पीचेस का एक वर्ड सबका कॉमन है। और वो पता कौन सा कॉमन है? कि अगर इंसान लकी नहीं है ना, तो तालीम, तजर्बा, चालाकी, होशियारी, टेक्नोलॉजी, साइंस और जितनी भी चीजें हैं ना, ये उसको सपोर्ट नहीं करते। इंसान जो है ना वो किस्मत से हार जाता है। हम चूंकि मुसलमान हैं और हमारा ये बिलीव है कि हमारी तकदीर हमारे अल्लाह के हाथ में है, तो हम कम से कम दिन में एक मरतबा ये फिक्रा ज़रूर कहा करें कि या अल्लाह मुझे नेक बख्त बना, सआदतमंद बना, खुश नसीब बना, लकी बना, मैं बदबख्त ना बनूँ, मैं बुराइयों में, गलत कामों में, मेरी मेहनत भी ज़ाया, मेरी उम्र भी ज़ाया, मेरा पैसा भी ज़ाया, मेरी जवानी भी ज़ाया, मेरा इल्म भी ज़ाया, मैं वालदैन के भी काम ना आ सकूं, मैं कौम के भी काम ना आ सकूं, मैं अपने भी काम ना आ सकूं, कहीं मैं बदबख्त ना बन जाऊं। तो अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।